दोस्तों, अनजाने प्यार के खौफनाक अंजाम सामने आते रहते हैं। उसके बावजूद भी युवा पीढ़ी भी सबक लेने के लिए तैयार नहीं होती है। लड़कियों के प्रति बढ़ते अपराध को देखते हुए लड़कियों को बार बार सतर्क किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लड़कियां अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ अपने दोस्तों के साथ, लड़कों के साथ दोस्ती करती हैं, उनके साथ इधर उधर घूमने जाती हैं, छोटे कपड़े पहनती हैं, अन्न प्रदर्शन करती हैं और इस बात को वो अपना अधिकार समझती हैं। लेकिन जब उनके साथ कोई ऐसी घटना हो जाती है तो फिर हालात बद से भी बदतर हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसा ही एक अपराध हुआ था आगरा में। आगरा में पायल के साथ इतनी बड़ी बर्बरता हुई कि जिसको देख करके लोगों की रूह कांप गए। उसका जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचा था कि जिस पर जख्म ना हो। दोस्तों, एक दो जख्म नहीं, पूरा जिस्म का छल्ली छल्ली था। दर्द भी सोचकर परेशान था कि कहाँ से निकलूं। दोस्तों, और पायल पूरी रात जंगल में पड़ी हुई चिल्लाती रही, और ऐसा जंगल जहाँ पर जंगली जानवर का खतरा हर वक्त मंडराता रहता था। लेकिन पायल की किस्मत अच्छी थी कि उसकी जान बच गई। अपराधी तो पायल को मरा हुआ समझकर उसको कांटोदार झाड़ियों में फेंक करके भाग गए थे। लेकिन दोस्तों, पायल पूरी रात कांटोदार झाड़ियों पर पड़ी हुई चिल्लाती रही, लेकिन आत्मा उसके शरीर से जुदा नहीं हुई। उसकी आत्मा उसका साथ नहीं छोड़ा। दोस्तों, पूरी कहानी आपको मैं सुनाता हूँ इस वीडियो में। बस आप मेरे साथ बने रहिए। मैं हूँ चंदन भाई। आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं चंदन भाई चलता हूँ, आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ इस वीडियो में। दोस्तों, आगरा के सिकंदरा क्षेत्र में नोएडा के पास मागोल गुजर का जंगल तकरीब 6-7 से किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। यमुना के किनारा है और अक्सर जंगली जानवर यहाँ पर घूमते रहते हैं। दोस्तों, और इस सन्नाटे में, रात के अंधेरे में, सर्द रात में, जंगली जानवरों के खतरे के बीच, कांटेदार झाड़ियों के बीच पड़ी घायल 14 वर्ष के पायल को जब हल्का सा होश आया, तब चारों तरफ घना अंधेरा छा चुका था। पायल दर्द से चिल्ला रही थी। उसके अंग अंग में दर्द हो रहा था। वो रात भर तड़पती रही। वो अपनी जान निकलने के बाद भी टूटती सांसों को सजोए हुई थी। और दोस्तों, प्यार से उसका गला सूख रहा था और वहीं घाव से उसके जो जिस्म से जो घाव हुए थे उससे खून बह रहा था। इस हालत में भी पायल ने हिम्मत नहीं हारी। बेसुध शरीर ने हिम्मत करके हिलने की कोशिश की, काटने चुभने लगे। वो असहनीय दर्द को पी गई और कांटों के बिस्तर पर पड़ी पड़ी सुबह होने का इंतजार करने लगी। जीवन और मृत्यु का संघर्ष के बीच सुबह का सूरज रोशनी दिखाई दी तो इतनी हिम्मत उसके अंदर धूप लगने के बाद आ गई थी कि वहां से वो घिसरते हुए 100 मीटर दूर घिसर कर मेन रोड पर पहुंच चुकी थी, जहां पर रोड जाता है। दोस्तों, आखिर पायल जंगल में कैसे पहुंची और उसकी ये हालत किसने की, आइए सबसे पहले ये जानते हैं। गांव देहात में होली का पर्व कई दिनों तक और बड़े ही धूमधाम से, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उस दिन 9 मार्च 2023 को आगरा जिले के थाना सिकंदरा के मागलौल के गुजर निवासी 14 साल की पायल उस गांव में रहती थी और अपने घर से ये कह के गई कि माँ, मैं मौसी के यहाँ होली खेलने के लिए जा रही हूँ, कुछ ही देर में, घंटे 2-4 घंटे में वापस आ जाऊँगी। लेकिन शाम 7 बज गए, पायल वापस घर नहीं पहुँचती है। तो घर वालों की उसको बहुत चिंता होती है। इस बारे में मौसी से भी संपर्क किया जाता है, लेकिन मौसी ने इनकार कर दिया कि पायल हमारे यहाँ नहीं पहुँची है। उसकी सहेलियों के साथ, उसके परिचय दोस्तों के साथ या जानने पहचानने वालों के साथ जहाँ भी संभव हो सकी थी पायल को तलाश किया गया। ना तो पायल का कुछ पता चला और ना तो पायल घर वापस आती है। पूरी रात घर वाले गांव वालों के साथ उसकी तलाश करते रहते हैं, लेकिन पायल का रात भर कुछ पता नहीं चलता है। 10 मार्च की सुबह 8 बजे के करीब में एक गांव का रहने वाला सिक्योरिटी गार्ड जयप्रकाश सिक्योरिटी गार्ड
की ड्यूटी करते हुए अपने घर वापस आ रहा था। लेकिन उसका गुजरते होता जिधर का उसका रास्ता था वो मांगरोल के जंगल को होकर ही निकलता था। जब सिक्योरिटी गार्ड ने रास्ते में जाता हुआ पायल को दिखाई पड़ता है तो पायल हाथ हिला देती है और उसको इशारों से अपने पास बुला लेती है। जब सिक्योरिटी गार्ड उसके पास पहुंचता है तब देखकर उसका कलेजा फट जाता है। जिस हालत में वो पायल वहाँ पे पड़ी हुई थी, जब इस हालत में पायल को उसने देखा उसके तो उसके फटे हुए कपड़े उसने देखा, उसके जिस्म घावों को देखा तो अपना गमछा उतार करके उस सिक्योरिटी गार्ड ने पायल के ऊपर ढक दिया और उसके बदन को ढका, जो कि उसका बदन दिख रहा था और घावों से पूरी तरह से खून बह रहा था। जयप्रकाश ने अपने गमछे से उसका बदन ढक दिया। जयप्रकाश के कई बार उसने कि बेटी की तुम कौन हो, लड़की सही ढंग से अपना नाम भी नहीं बता पा रही थी। लेकिन जब कई बार जयप्रकाश ने उसको बेटी बेटी कहा और उससे पूछा कि तुम कहाँ की रहने वाली हो तो और तुम्हारा क्या नाम है, तो फिर पायल ने अपना नाम भी बता दिया और अपने गांव का नाम भी बता दिया। उसके बाद में उसने कहा कि मेरे भाई को फ़ोन कर दो और उसको एक फ़ोन नंबर जयप्रकाश को बताया और उसके बाद में पायल बेहोश हो जाती है। जैसे ही पायल बेहोश हो जाती है जयप्रकाश बड़ा परेशान हुआ। खैर जो नंबर पायल ने दिया था उस नंबर पर फ़ोन मिलाया गया और सारी बातें पायल के घर वालों को बता देता है और जगह भी बता देता है कि तुम्हारी बेटी यहाँ पर बेहोश आज व्यवस्था में पड़ी हुई है। जैसे ही घर वाले खबर सुनते हैं उनके तो पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाती है। उनका तो जो कदम चलना ही मुश्किल हो जाता, कैसे कि बेटी के पास पहुँचे, जिस बेटी के बड़े नाजों से पाला था। आज वो बेटी सड़क पर पड़ी हुई है, ज़िंदगी और मौत के बीच का संघर्ष झूल रही थी और वो सड़क पर पड़ी हुई तड़प रही थी। खैर मेरे हाल जैसे तैसे करके पुलिस को फ़ोन करते हैं और उसके माँ बाप और पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है। पायल की चुन्नी वहाँ पर झाड़ियों में पड़ी हुई थी और उसकी चप्पलें भी कुछ दूर पड़े हुए थे। उनके अंदरूनी कपड़े भी वहाँ झाड़ियों में पड़े हुए थे और पायल की आँख नाक मुंह से खून बह रहा था। उसके बाद में जब उसको होश आता है तो कई बार उसको उल्टी होती। वहाँ पर पुलिस वाले उनके घर वाले सबसे पहले उसको अस्पताल पहुँचाने की कोशिश करते हैं कि पहले पायल की जान बचाई जाए। जब तक इसकी जान नहीं बचेगी और ये होश में नहीं आएगी तो इसका पता कैसे चलेगा कि इसको किसने मारा है। घटना स्थल पर भी खून पड़ा था। पुलिस को टीम को बुला लिया गया था। पायल के चेहरे और गाल पर खरोचों के कई निशान पाए गए थे। उसका गला सूजा हुआ था जिससे वो बोल नहीं पा रही थी। उसको इस हालत में देखकर माँ के और बाप के आंसू नहीं रुक रहे थे। कौन बाप होगा, कौन माँ होगी कि ऐसी जो अपनी बेटी को इस हालत में देखकर उसके आंसू रुक जाए। दोस्तों पुलिस का अनुमान था कि कल पायल होली खेलने के लिए घर से निकली होगी और रास्ते में किसी ने इसको किडनैप करके जंगल में ले गया होगा और वहाँ पर इसके साथ ये दरिंदगी का खेल खेला होगा, इसलिए पायल की ये हालत हो गई। बहरहाल पुलिस अपने तरीके से अनुमान लगा रही थी, लेकिन सच्चाई का पता तो पायल के होश में आने के बाद ही चलेगा। आरोपी उसे मरा समझकर झाड़ियों में डालकर भाग गए थे। रात भर पायल जंगल में पड़ी रही। इस संबंध में गांव में पार्टीशाला जिगंदरा जिला आगरा निवासी पायल के पिता ने थाने में उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। पायल को दोपहर में होश आ गया और उसका गला सूजा हुआ था, इसलिए वो बोल नहीं पा रही थी। फिर भी किसी तरह उसने बताया कि कल दोपहर को वो मौसी के वहाँ जा रही थी और वो जब घर से निकली मौसी के यहाँ जाने के लिए तो रास्ते में बाइक सवार एक लड़का मिलता है। बाइक सवार लड़का जो मिलता है वो कहता है कहाँ जा रही है। मैंने कहा कि मैं मौसी के यहाँ जा रही हूँ। बाइक सवार कहता है कि मैं उधर जा रहा हूँ, तुम बाइक पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूँगा। दोस्तों पायल उसकी बाइक पर बैठ जाती है। बाइक को वहाँ पर ना ले जा कर के जंगल की तरफ ले जाता है और जंगल में कहता है कि थोड़ा मुझे इधर काम है और उसके बाद में मैं 2 मिनट में चलते हैं। वो मुझे पीने के लिए पानी देता है। जैसे ही मैं पानी पीती हूँ उसके बाद में मुझे कुछ नहीं याद है कि मेरे सामने क्या हुआ। दोस्तों जब ये बात पायल ने जब बताई तो पुलिस को पायल की इस बातों का पुलिस को विश्वास नहीं हुआ। पुलिस को सरासर लग रहा था कि पायल जो भी कह रही वो बनौटी बात कह रही, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। पहली बात तो ये है कि पायल समझदार एक 14 वर्षीय लड़की है।
और वो किसी अनजान व्यक्ति के पास में या साथ में बिल्कुल भी मोटरसाइकिल पर नहीं बैठ सकती थी। दूसरी बात यह है कि चलो बैठ भी गई तो वो जब पायल की उसके मौसी के घर ना ले जा करके जंगल में ले जा रहा था तो पायल ने तब भी शोर नहीं मचाया। इसलिए पायल ने इस बात के सरासर ये लगता है कि पायल बिल्कुल झूठ बोल रही है। बहरहाल ये अब पुलिस ने ये कहा कि शायद वो बेहोशी के हालत में ऐसा कह रही है, ये जानबूझ के कह रही है। ये तो तभी पता चलेगा जब पायल पूरी तरह से होश में आ जाएगी। दोस्तों, नाबालिग की मां का दर्द उसकी आंखों से छलक रहा था। मां ने रोते हुए कहा कि उसकी बेटी के साथ जिसने भी ये हरकत की है, दरिंदगी की है, उसे फांसी की सज़ा मिल जाए। उसकी बेटी गांव में ही होली खेलने निकली थी, वहां से उसकी अपहरण कर लिया गया। ये बात बेटी को पूरी तरह होश में आने के बाद में ही पता चलेगी कितने लोग थे वो जिन्होंने इसके साथ उसकी ये हालत की है। केवल पायल इतना बता पा रही थी कि उसको किसी ने नशीला पदार्थ पिलाया और वो बेहोश हो गई। लेकिन अभी सच्चाई पूरी तरह से नहीं खुली थी, पूरी तरह से सच्चाई सामने आना बाकी था। महिला पुलिस द्वारा जब पायल को विश्वास में ले जा कर के उससे पूछा गया, महिला पुलिस कहती है कि बेटी घबराने की कोई बात नहीं है, ना किसी से डरने की बात है। तुम हमें सच सच बता दो कि तुम्हारे साथ उस दिन असल में हुआ क्या था, तभी हम उन दरिंगों तक पहुंच पाएंगे और तभी हम उनको पकड़ करके सज़ा दिला पाएंगे। पायल विश्वास में आ जाती है और उसके बाद में उसने बताया कि घटना वाले दिन उसके दोस्त गणेश का फ़ोन आया था। उसने उसको गांव के बाहर मिलने के लिए बुलाया था, होली खेलने के लिए बुलाया था। उसके बाद में वो अपने घर मौसी के यहाँ पर घर पर झूठ बोलकर मौसी के यहाँ घर के बताने के लिए वो गणेश से मिलने के गांव के बाहर चली गई थी। गणेश के साथ उसका दोस्त संतोष भी था। गणेश ने उससे कहा कि यार बहुत भीड़ है, चलो आगे कहीं पे मिलते हैं, वहाँ पे चलते होली खेलते हैं। उसके बाद वो गणेश और संतोष के साथ बाइक पर बैठ गई, वहाँ पर कुछ दूरी पर ले जाकर उसको मिठाई खिलाई और फिर उसने बाइक जंगल की तरफ मोड़ दी। जंगल में जाकर उन्होंने उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की, लेकिन ये ज़ोर ज़बरदस्ती पूरी विस्तार के साथ मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे किया। और उसके बाद में पायल से दुष्कर्म किया और हत्या की और ये घटना कोई अंजाम देकर वो भाग जाते हैं। पायल ने शॉर्ट में बता दिया, लेकिन आपको आगे मैं पूरी से विस्तार से बताऊंगी कि पायल से कैसे दरिंदगी हुई, पूरी आपको बताऊंगा। ये घटना पुलिस आई, डॉक्टर प्रीत इंजन सिटी में सिकंदरा पुलिस से कई टीमों को घटना के खुलासे के लिए लगा दिया गया। जांच में पता चलता है कि पायल की मां के मोबाइल से एक नंबर पर अधिकतर बातें हुआ करती थी। मां को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था कि पायल उनके फ़ोन को यूज करती है और किसी से लंबी लंबी प्यार की बातें करती हैं। पुलिस ने बगैर देर किए हुए उस नंबर की जब कॉल डिटेल्स निकाली तो पता चला कि किसी गणेश नाम का मोबाइल था, तो उसने गणेश को गिरफ्तार कर लिया। यानी कि पुलिस गणेश को गिरफ्तार कर लेती है और जब उससे पूछताछ करती है गणेश से, तब हर अपराधी की तरह गणेश भी अपना मिला जुला यही जवाब देता है कि सर, मैंने पायल को कुछ नहीं किया, बल्कि पायल मेरे पास मिलने के लिए आई थी। हम मिले, हमने थोड़ी बहुत देर होली खेली, उसके बाद में मैं पायल को गांव के बाहर छोड़ देता हूं, क्योंकि पायल ने कहा था कि मुझे यहां पे छोड़ दो, अगर किसी ने देख लिया तो आफत आ जाएगी। मैं भी उसको गांव के बाहर छोड़कर चला जाता हूं। उसके बाद में मुझे कहीं पता नहीं कि पायल के साथ में ये हालत किसने की दोस्तों। और उसके बाद में वो इधर उधर के बहाने बनाते रहता है। लेकिन जब गणेश के नंबर के डिटेल, कॉल डिटेल्स पुलिस निकालती है तो पुलिस को पता चलता है कि गणेश की लोकेशन एक दूसरे गांव में थी और यहाँ पर गांव में भी थी। जाने सारी लोकेशन गणेश की जो थी वो सारी पायल के साथ साथ पाई गई। कहाँ कहाँ पायल को ले गया, वो वहाँ के साफ कच्चा ऑनलाइन एक जगह उसने भुगतान किया था, पेमेंट किया था, एक जगह नाश्ता भी किया था, एक मोबाइल भी खरीदा था। ये सारे सबूत पुलिस के पास पहुंच गए। जब पुलिस ने सारे सबूत गणेश के सामने रखे तो अब गणेश टूट जाता है। जब उसके साथ सख्ती की गई और 2-4 पट्टे उसको जब पिछवाड़े पर मारे गए, तब गणेश जाकर एकदम से टूट जाता है और वो सारी सच्चाई पुलिस के सामने पूरी हकीकत बता देता है। और
पायल के साथ में जो दरिंदगी की कहानी जो खुल करके सामने आती है, तो फिर वो बड़ी ही चौंकाने वाली और बड़ी ही हैरान करने वाली होती है। गणेश पायल के साथ उनके गांव अपनी भी रिश्तेदारी में आया जाया करता था। पायल के 6 महीने पहले उसकी दोस्ती हुई थी। जब भी वो इस गांव में आता था तो पायल को देखता रहता था। जैसे ही पहली नज़र की गणेश की पायल पर पड़ती है तो वो उसकी खूबसूरती को देखकर वो उसके ऊपर लट्टू हो जाता है और दिल ही दिल में सोचता है कि इस लड़की के साथ दोस्ती ज़रूर करनी चाहिए। और पायल ने भी जब देखा एक 24 साल की नौजवान उसको ताड़ रहा है, उसको देख रहा है, तो उसने भी उसको बात को बुरा नहीं माना, बल्कि मन ही मन में खुश हुई। और कई बार पायल ने उसको पलट कर देखा, यानी साफ जाहिर था कि पायल की तरफ से भी गणेश को हरी झंडी मिल चुकी थी। अगर यहीं पर कोई लड़का जब किसी लड़की को देखता है या घूरता है या उसकी तरफ आने की कोशिश करता है, यहीं पर अगर लड़की समझ जाए और उसको करारा जवाब दे दे तो लड़के की हिम्मत नहीं कि वो कभी भी अपनी तरफ से वो पहल करे। लेकिन जहां उसको लड़की की तरफ से हरी झंडी मिली, उसको हिम्मत और हौसले बढ़ जाते हैं। दोस्तों, पायल और गणेश के इसमें भी यही हुआ था। जब हरी झंडी मिली पायल की तरफ से तो गणेश के हौसले बढ़ गए। अब तो वो जब भी अपने गांव से अपने रिश्तेदारों से पायल के गांव आता था तो पायल से वो मुलाकात उसे हो ही जाती थी और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिया करते थे, एक दूसरे को देखकर हंस दिया करते थे। पायल और गणेश की उम्र में कम से कम 10 साल का अंतर था। पायल और एक 14 साल की हसीन लड़की थी जो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती, जवानी के दहलीज कदम पे कदम रख रही थी। और गणेश एक हट्टा कट्टा 24 से 25 साल का कैरियर नौजवान था। लेकिन गणेश को नीलम अच्छी लगने लगी थी और दोनों चोरी छुपके अब मिलने भी लगे थे। जब गणेश अपनी रिश्तेदारी में पायल के गांव आता तो दोनों किसी न किसी तरीके से तो एक दूसरे को देख लिया करते थे। जितनी प्यास गणेश के दिल में थी पायल से बात करने की थी, इतनी चाहत नीलम मतलब गणेश को पायल के लिए थी। लेकिन गणेश ने कभी इसको ऐसा मौका नहीं दिया कि वो मिल करके घंटा 2 घंटा या 10-20 मिनट एक दूसरे के साथ बिताए। ऐसा उन्हें भी कोई मौका नहीं मिल पा रहा था, सिर्फ उनसे एक दूसरे को देखने को मौका मिल जाता है। एक दिन ऐसा हुआ कि जब गणेश आता है उसके गांव तो पहले से ही तैयारी के साथ प्लानिंग के साथ आया था कि आज जो है पायल से जो किसी न किसी तरीके से एक बहाने से बात करनी है। उसने अपना मोबाइल नंबर एक पर्ची पर लिखा और अपनी जेब में रख लिया था। जैसे ही गणेश उधर से निकलता है पायल के घर की तरफ से, पायल अपने घर के दरवाजे के सामने खड़ी थी। उसको मौका मिल जाता है, वो पर्ची वो वहाँ पर उसके सामने गिरा देता है। जैसे वो पर्ची वहाँ पे पायल का कागज़ का टुकड़ा गिरता है, उसे पायल ने देखा कि लड़का गिरा करके गया है, तो पायल उस कागज़ के टुकड़े को उठाती है और अपने घर के अंदर एकांत में जा कर के उसको पढ़ती है। तो उस पर एक फ़ोन नंबर लिखा हुआ था और जैसे उस नंबर को पायल ने देखा तो उस पर फ़ोन मिला दिया और कहा कि हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? मैं पायल बोल रही हूँ। गणेश ने जैसे ही सुना तो गणेश खुश हो जाता है। आज तो उसके मन की मुराद पूरी हो गई थी, क्योंकि सामने से पायल ने उसको फ़ोन करके उसका हाल चाल जो पूछ लिया था दोस्तों। और उसके बाद में उसने कहा कि मैं गणेश बोल रहा हूँ और मैं चोरी छुप के आज तक तुम्हें देखता रहा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मन बहुत करता है तुमसे बात करने का, लेकिन कोई मौका नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए मैंने ये तरीका अपनाया कि मैं तुम्हारे सामने एक कागज़ का टुकड़ा डालकर तुमका नंबर देकर और तुमने मुझसे बात कर लिया। उसके बाद वो दोनों की बातों का सिलसिला ही चल निकला। जब ये सिलसिला चला तो पायल चोरी छुपके अपने घर वालों के अपने माँ के फ़ोन से गणेश से बातें करना शुरू कर दिया। लेकिन गणेश से बात करने के बावजूद उनको कभी भी मिलने का मौका नहीं मिल पा रहा था। गणेश जिस गांव में रहता था वहाँ वो जयपुर के में रह करके एक सैलून चलाता था, नाई का काम करता, बाल काटने का। और वो 7 मार्च को अपने गांव आया हुआ था होली खेलने के लिए। 9 मार्च को गणेश के और पायल की घूमने की बात होती है। दोनों को वादा तय हो जाता है और वो कहता है कि दोनों साथ में होली खेलेंगे, होली के बहाने एक दूसरे से मिल भी लेंगे। और इसी होली के बहाने वो उसको दूसरे गांव घुमाने को कहा था।
और उसके कहे मुताबिक पायल उससे मिलने चली जाती है, मौसी का घर का मिलने के बहाना करके। जब पायल वहां तक पहुंचती है तो गणेश अपने दोस्त संतोष को भी फ़ोन कर लेता है, और जैसे ही संतोष आता है दोनों वहां से फिर दारू खरीदते हैं और पायल को लेकर के दूसरे इलाका चले जाते हैं। और वहाँ पर जाने के बाद में वहाँ पर जाते हैं, नाश्ता करते हैं, और वहाँ पर पायल से जब बात करने के लिए उसको आसानी करने के लिए वो वहाँ से उसको एक फ़ोन भी ख़रीद करके देता है, और फ़ोन ख़रीदने के बाद में उसको ऑनलाइन पेमेंट करता है। गणेश और उसके दोस्त ने जो है वहाँ पर नाश्ता करने के बाद में जब शाम का टाइम हो गया, घर वापस आते हैं, तो साफ होने के बाद में उनको जब जंगल पड़ता है वहाँ पर अंधेरा सा होने लगता है। तो अंधेरा से होने के बाद में तो दोनों में ऊपर से शराब पी रखी थी, इस वजह से पायल के ऊपर उनकी नीयत ख़राब हो जाती है। और जब नीयत ख़राब हो जाती है तो फिर वहाँ पर वो बाइक रोक देता है और पायल से मनमानी करने के लिए कहता है। पायल उसको मनमानी करने से के लिए मना कर देती कि मैं ऐसा काम कभी नहीं करूँगी, और इस वक्त शाम का टाइम है, रात होने वाले, मुझे जल्दी अपने घर पहुँचना है। उससे बार बार वो नीलम से रजीमंदी के लिए कहते हैं, लेकिन पायल बिल्कुल राजी नहीं होती। जब गणेश और संतोष देखते हैं कि पायल किसी भी तरीके से राजी नहीं होगी तो वो बिल्कुल ज़बरदस्ती पायल को जंगल में घेर लेते हैं, और जंगल में खींचने के बाद में उसके साथ खींच के मनमानी ज़बरदस्ती करने लगते हैं। और मनमानी करने के बाद में उन्हें लगा कि पायल अब अपने घर जा कर के सारी सच्चाई बता देगी और हम फंस जाएंगे, और इसी वजह से फिर उन्होंने कहा कि अब पायल को ज़िंदा छोड़ना ठीक नहीं है। उसके बाद में उन्होंने पायल को साथ में जो बर्बरता की, जो उसके साथ में दरिंदगी की, किसी का भी कलेजा काँप उठेगा, किसी का कलेजा दहल जाएगा, इसलिए उसके दुपट्टे से उसका गला घोट दिया। और वहाँ पर एक पेड़ लगा हुआ था, उस पेड़ के पास ले जा करके उसको सर को कई बार उस पेड़ में लड़ा दिया। और उसके बाद में जब उसका मन नहीं भरा तो उसके बाद में प्राइवेट पार्ट में शराब की बोतल डालने की कोशिश की, और यहीं पर उन्होंने बस नहीं किया। उसके बाद में फिर उसके मुंह पर और उसके सर पर ईंट एक पड़ी हुई थी, वहाँ पर उस ईंट से कई बार वार किया। यहाँ भी उनका दिल नहीं भरता है, तो फिर अपनी तसल्ली पूरा करने के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए उसका गला घोट देते हैं, और उसी की दुपट्टे से। यहीं पर वो बस नहीं करते हैं, बल्कि लाश और घूसों से उसके नाक, मुंह और उसके चेहरे पर कई वार करते हैं, जिससे कि उससे मुंह से, नाक से और जिस्म से खून बहने लगता है। जब उनको पूरा विश्वास हो गया कि नीलम की मौत हो चुकी है तो उसके गले में दुपट्टा डाल करके वो उसे और अंदर घसीट कर ले जाते हैं, और घसीटते घसीटते एक झाड़ियों के बीच में पहुंच जाते हैं। कांटेदार झाड़ी थी वहाँ पर जो खड़ी हुई थी, उसको दोनों दोस्त उठाते हैं और फेंक देते हैं झाड़ियों के ऊपर। इस हालत में वो रेशमा मतलब पायल को छोड़कर भाग जाते हैं। तो उनको पूरा विश्वास हो चुका था कि पायल अब मर चुकी है, वो किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं बची है। लेकिन जब सुबह को समाचार पत्रों में, अखबारों में वो पायल को जिंदा होने की खबर पढ़ते हैं तो उनके पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाती है, और उनको लगता है कि यार ये तो बड़ी चमत्कारी बात हो गई। हमने तो समझा था कि पायल मर चुकी है, लेकिन पायल मरी नहीं, जिंदा है, और वो जिंदा बच चुकी थी दोस्तों। इसीलिए अब वो बड़े परेशान थी और भागने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही भागने की तैयारी करते हैं तो पुलिस उन्हें दबोच लेती है, और दोनों दोस्तों को पकड़ करके और उनको बयान करने के बाद में उनको अदालत में पेश किया, और फिर उसको जेल भेज दिया जाता है। आज 4 जुलाई को आज उनका केस का फैसला आगरा के अदालत में हो चुका है। पूरी अदालत में गहना गहमी थी, प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर वहाँ पर जमा थी। 116 दिन की ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद, सुनवाई के बाद में आज इस केस का पूरा फाइनल जजमेंट आना था, और अदालत में सभी लोग मौजूद थे। बचाव पक्ष के लिए गणेश और संतोष के घर वाले और उसके वकील भी मौजूद थे, और पीड़ित पक्ष के घर वाले और पीड़िता
पायल और उसके वकील वहाँ पे मौजूद थे। दोनों तरफ से वहाँ पे सारे लोग मौजूद थे। जब जज साहब अदालत पहुँचते हैं, सभी लोग खड़े होकर उनका अभिवादन किया, उनका सम्मान किया। जज साहब सबको बैठने का इशारा किया और उसके बाद में फिर दोनों तरह से वकीलों की बहस शुरू हो जाती है। वकीलों की बहस होने के बाद में तमाम बहस सुनने के बाद में वकील बचाव पीड़ित पक्ष के वकील ने 9 गवाह पेश किए और सारे सबूत और सारे तथ्य जो थे वो सारे मुलजिमों के खिलाफ थे। दोस्तों, मुलजिमों के वकील ने सिर्फ इतना कहा, जज साहब माय लॉर्ड, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, ज़्यादा कुछ ना कह करके आज फाइनल इनका मामला है। मैंने पहले जो कुछ कहा वो मैंने सब कुछ कह चुका, लेकिन आज मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो अपराधी हैं, जिन पर अपराध सिद्ध हो चुका है, इनका बैकग्राउंड बिल्कुल क्लीन है। ये लोग बिल्कुल कोई क्रिमिनल को पेटवर नहीं है। पहली बात, इन्होंने ऐसा किया है, इनके साथ जो है नॉर्मल और कम से कम सज़ा इनको मिलनी चाहिए और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करूँगा। पीड़ित पक्ष के वकील ने कहा कि मेलॉर्ड, ये अपराधी ऐसे अपराध हैं जिन्होंने अपराध करते हुए यहाँ तक ये नहीं सोचा कि वो एक कम उम्र की लड़की, नाबालिग लड़की के साथ क्या हरकत कर रहे हैं, ज़रा सा भी इन्होंने इनके ऊपर रहम नहीं किया। इसीलिए इनको भी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। तमाम सबूतों और गवाहों को सुनने के बाद में जज साहब ने अपना फैसला सुनाया। तुम्हें मैं जज साहब का फैसला सुना देता हूँ कि इनको क्या सज़ा सुनाई गई। दोस्तों, पोक्सो कोर्ट के जज परविंदर कुमार ने दोनों संतोष और गणेश को पायल और गवाह के तहत पर अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि गणेश और संतोष को आजीवन कठोर कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माना दंड करती है। यानी कुल मिलाकर के कई धाराओं में धाराएं बहुत सी लगी हुई थी। 366 थी, 366 में 7 वर्ष की 15,000 रुपये जुर्माना, 307 थी, 307 में आजीवन कारावास और जो है पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास। इसके अलावा कई भी धाराएं उनके ऊपर सजा हुई और कुल मिलाकर के बात ये है, दोनों मुलजिमों को आजीवन कठोर कारावास सजा मिलती है। मकसद कहने का ये है, कहानी सुनाने का पूरा तात्पर्य ये है कि किसी तरह से अगर ताबड़तोड़ सुनवाई होने के बाद महीना 2 महीना 4 महीने के अंदर अगर अपराधी को उसकी किए की सज़ा मिल जाए तो फिर इन अपराधों में कहीं ना कहीं कमी ज़रूर आएगी। लेकिन इन अपराधों में कमी क्यों नहीं आती, उसकी भी एक वजह है। अगर किसी के साथ कोई अपराध घटित होता है तो कोई सालों साल उसकी सुनवाई होती रहती, सालों केस चलता रहता है और उसकी जो है भरपाई नहीं हो पाती, उसको अपराधियों को सज़ा नहीं मिलती। इसीलिए अपराधी खुले घूमते हैं और उनको आसानी से बेल भी मिल जाती है और फिर वो अपराध करना नहीं छोड़ते। इसी तरह जैसे पायल के साथ सिर्फ 4 महीने के अंदर अंदर यानी 116 दिन के अंदर जो है पूरी कार्रवाई निपटा ली गई थी और सारी सुनवाई निपटा ली गई थी। सारे गवाहों को मद्देनज़र पेश कर दिया गया, 100 दिन के अंदर पूरा पेश कर दिया गया और ताबड़तोड़ जो जज साहब ने जो है 116 दिन के अंदर फैसला सुना दिया था। तो इन केसों में जो बलात्कार में जो रेप के इस तरह के जो केस है, अगर किसी तरह से सुनवाई हो और ये इंसाफ पीड़ितों को मिले तो शायद कहीं ना कहीं इन केसों में ज़रूर कमी होगी। तो चलिए अगली स्टोरी में हम फिर आपसे मिलते हैं, एक नई स्टोरी के साथ मिलते हैं। तब तक लिए अपने भाई चंदन भाई को इजाज़त दीजिए। मिलता हूँ दूसरी कहानी के साथ, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।